हेलो बच्चों। तो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग एक फुल्ली रैग सिस्टम बनाए थे विथ एम्बेडिंग्स। ठीक है, सबसे पहले रैग सिस्टम बना था बिना एम्बेडिंग का, बेकार रिट्रीवल फंक्शन। उसके बाद एम्बेडिंग, लेकिन उसके बाद क्या आया कि अभी तक हम लोग का जो नॉलेज है वो कहाँ है? उसी कोड में, पाइथन के एक डिक्शनरी में है। उसमें हम बताए थे आपको लास्ट पार्ट में कि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेंट को, किसको? क्वाड्रेंट को इंटीग्रेट कर देंगे अपने रैग सिस्टम में। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट को आप एक तरह से वेक्टर डीबी या वेक्टर डेटाबेस की तरह समझ सकते हैं। इसके पहले कि हम लोग इसमें क्वाड्रेंट में घुस जाएं और देखें कि इसमें क्या क्या होता है, आपसे किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी रैग रिलेटेड इंटरव्यू में ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि वाई वेक्टर डीबी क्या? वाई वेक्टर डीबी, वाई एम्बेडिंग्स। इसका आंसर तो मिल चुका है पिछले में कि एम्बेडिंग्स क्यों यूज करना है। एम्बेडिंग इसलिए यूज करना है क्योंकि रिट्रीवल फंक्शन को स्मार्ट बनाना है। एम्बेडिंग क्या करता है? स्ट्रिंग को लेके एरे में कन्वर्ट कर देता है। अब एरे को मैच करना आसान है, इसीलिए एम्बेडिंग। लेकिन वाई वेक्टर डीबी, वेक्टर डीबी क्यों? उसी कोड में काहे नहीं लिख दें? क्यों क्वाड्रेंट सीखें या क्यों अलग अलग वेक्टर डीबी का सॉफ्टवेयर सीखें? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर सबसे पहले तो था कि आपके पाइथन कोड में छोटा छोटा चीज के लिए ठीक है, अगर आप 7 लाइन करना चाहते हैं, 10 लाइन का नॉलेज बेस है तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, क्या? जैसे ही आपका नॉलेज बेस साइज में इंक्रीज होगा, पहले आपका नॉलेज बेस 7 लाइन का, ये हो सकता है कहीं जाके 700 लाइन का हो जाए, किसी कंपनी में ये 7 मिलियन लाइन का हो जाए। तो जैसे जैसे ये नॉलेज बेस का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके पास कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। सबसे पहला तो टाइम। क्या टाइम? एम्बेडिंग वाला रिट्रीवल फंक्शन क्या करता था? मान लीजिए 7 लाइन लिखा हुआ है, तो ये हर एक लाइन में जाके क्या करता था? कोसाइन सिमिलैरिटी निकालता था। क्या निकालता था? कोसाइन सिमिलैरिटी। और टॉप के मतलब टॉप 2 कोसाइन सिमिलैरिटी वाला लाइन आपको रिटर्न करता था। तो हर एक लाइन पे जा रहा है, तो ये क्या है? ये तो लीनियर सर्च है। ये तो लीनियर सर्च हुआ ना जी, कि आप हर लाइन पे जाके देख रहे हैं और स्कोर निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा? जब आप 7 लाइन के नॉलेज बेस में चला रहे हैं तो वो तुरंत हो जाता है, वो ऐसे आपको पता भी नहीं चलता है, विद इन एमएस या विद इन नैनो सेकेंड भी हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 लाइन पे चलाने लगे, 10,000 लाइन के नॉलेज बेस, मतलब आपके पास 10,000 वेक्टर है, तब कितना समय लगेगा? हो सकता है तब आपको 1 सेकेंड का टाइम लग जाए। आपके पास 1 मिलियन लाइन का मतलब 10 लाख लाइन का डेटाबेस है, 10 लाख आपके पास वेक्टर स्टोर हो गया है, तब कितना समय लगेगा? हो सकता है तब जाके 30 सेकेंड लग जाए। ये तो केवल सर्च करने का है, ये तो हर एक क्वेरी के लिए सर्च करने का। उसके एम्बेडिंग बनाने में भी, उसके एम्बेडिंग बनाने में भी उतना ही समय लगेगा। लेकिन वो अलग बात है, एम्बेडिंग तो चलिए इसमें बनाना है, लेकिन सर्च करने में जो वो लिनियर सर्च करता था कि हर एक वेक्टर पे जाके क्वेरी और इस वेक्टर का कोसाइन सिमिलैरिटी निकालो, लास्ट में टॉप के रिटर्न करो, इसमें लगेगा टाइम। तो 30 सेकंड तो एक्सेप्टेबल नहीं है। 30 सेकंड आप इमेजिन करके देखिए, आप चैट जीपीटी से हर एक चीज पूछ रहे हैं, वो कम से कम 30 सेकंड का समय ले रहा है, तो यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वैसे काम नहीं होता है असली में। तो सबसे पहला क्या रीजन आया? टाइम। हम लोग के पाइथन कोड ये नहीं कर सकता है। दूसरा रीजन सिर्फ टाइम नहीं है, दूसरा रीजन परसिस्टेंस। यस, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होता है? परसिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए हम अपना कोड यहां पे अपने लैपटॉप पे चला रहे हैं, मेरे घर का बिजली हो गया कट, मेरे घर पे बिजली हो गया कट। अब क्या होगा कि जब बिजली वापस आएगी तो फिर से हमको ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। अब उससे क्या होगा? वापस ये 10 मिलियन लाइन का एम्बेडिंग बनेगा, वापस से ये एम्बेडिंग कहीं पे स्टोर होगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही बिजली गई ना, सारा वेक्टर लॉस्ट हो गया, सारा वेक्टर लॉस्ट हो गया। मान लीजिए ये 1 मिलियन वेक्टर बनाने में आपको 1 घंटे का समय लगा था, जैसे ही बिजली जाएगी आपका ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगले बार जब आप शुरू करेंगे ना, तो वापस से 1 घंटा लगेगा। किस लिए? सिर्फ वो वेक्टर बनाने के लिए। एम्बेडिंग में टाइम लगता है ना जी, देखते हैं ना, एम्बेडिंग में बोलता है कि थोड़ा टाइम रुको। 7 लाइन में तो 10 सेकंड का समय लग गया, 1 मिलियन लाइन में कैलकुलेट कीजिए कितना घंटा लगेगा। हर बार वो घंटा लगता जाएगा। परसिस्टेंस। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट परसिस्टेंस। एक बार आप एम्बेडिंग बना के क्वाड्रेंट में भेज दिए तो वो वहीं पे रहेगा, आपके लैपटॉप की बिजली रहे या ना रहे, आपको बस उसको यूज करना है। तीसरा चैलेंज, मेमोरी। यस, मेमोरी। वेक्टर स्टोर अपने मशीन पे क्यों करेंगे? अब आपको बताए थे 7 लाइन का वेक्टर स्टोर करने में 7 KB का स्पेस या 7 MB का स्पेस, ऐसा कुछ स्पेस लगा था। 1 मिलियन का लाइन स्टोर करने में 7 GB का रैम लग जाएगा। अब 7 GB का रैम कैसे अपने लैपटॉप में? आपके लैपटॉप का रैम है 8 GB, तो कहां से स्टोर होगा प्रोडक्शन का इसी एक लैपटॉप पे, एक सर्वर पे? तो दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? मेमोरी। तो पहला आया टाइम, परसिस्टेंस और मेमोरी। टाइम, परसिस्टेंस या मेमोरी। और भी 2-3 चीजें हैं, जैसे कॉन्करेंट एक्सेस एक चीज होता है। क्या होता है? कॉन्करेंट। लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सॉफ्टवेयर बाय सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। लेकिन मेन रीजन क्या है? इन तीनों रीजन के कारण हमको वेक्टर डीबी चाहिए। अब
ऐसा भी नहीं है कि क्वाड्रेंट ही एक वेक्टर डीबी है, बहुत सारा होता है। जैसे वीवलेट करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी क्वाड्रेंट जैसा है। क्रोमा डीबी ये भी एक वेक्टर डीबी है। एक होता है फाइज, ये भी एक वेक्टर डीबी है। और क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट जस्ट एक वेक्टर डीबी है। जैसे एलएलएम बहुत तरीके का होता है ना भाई, ग्रॉक का एलएलएम है, चैट जीपीटी का एलएलएम है, क्लॉड का एलएलएम है, जेमिनाई का एलएलएम है, वैसे ही वेक्टर डीबी भी बहुत सारी कंपनी का है। इसमें से क्वाड्रेंट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि दो तीन प्रैक्टिकल बातें हमारे कोर्स के लिए हम बता रहे हैं कि दो तीन प्रैक्टिकल है। सबसे पहले तो इसमें एक फ्री ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप एक, हाँ, और एक और है पाइन कोन। पाइन कोन एक बहुत फेमस चीज है। तो जैसे सबसे पहला बात तो इसमें फ्री ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप पाइन कोन यूज करिएगा ना तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उसमें फ्री का आपको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। क्वाड्रेंट आपको 1 GB तक का देता है, उसमें आपका सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो सीखने के लिए हम नहीं चाहते कि आप लोग सीखने के लिए कहीं पे पैसा दें, तो इसमें फ्री ऑप्शन अवेलेबल है। और इस बहुत इजी टू यूज है, बहुत इजी टू यूज है। इजी टू राइट एंड इजी टू यूज। क्या? इजी टू राइट एंड इजी टू यूज। जैसे मान लीजिए हम अगर वीवलेट पढ़ाने लगते हैं ना, तो वीवलेट स्टीप लर्निंग है। उसमें क्या है? वीवलेट में स्टीप लर्निंग। वीवलेट को समझना, वीवलेट को यूज करना बहुत स्टीप, मतलब कि उसमें सीखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्वाड्रेंट आप तुरंत सीख जाएंगे, तुरंत यूज करने लग जाएंगे। आज से ही आप क्वाड्रेंट काम लाइक तो क्वाड्रेंट सीख जाएंगे। तो इन दोनों के कारण आप क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेंट ही यूज करना है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्रोमा डीबी और एक क्या होता है? पीजी वेक्टर। यस, पीजी वेक्टर भी होता है, लेकिन कुछ ट्रेड ऑफ है दोनों में। प्रैक्टिकल रीजंस के कारण हम लोग क्वाड्रेंट यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेंट हमको पैसा दिए तो हम क्वाड्रेंट को प्रमोट कर रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका हम नहीं चाहते हैं कहीं पे पैसा लगे। तो ये बात रही कि वेक्टर डीबी क्यों यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट बोल तो दिया कि वेक्टर डीबी होता है, लेकिन क्या होता है? तो देखिए, क्वाड्रेंट क्या होता है? एक वेक्टर डेटाबेस। क्या? वेक्टर डेटाबेस। अब आप लोग डेटाबेस के बारे में सुने होंगे, एसक्यूएल पढ़ते होंगे ना कॉलेज में। तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल में डेटाबेस होता है। डेटाबेस में क्या होता है? डेटा, एसक्यूएल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, उसमें टेबल्स होता है। क्या होता है? टेबल्स होता है। टेबल्स का क्या मतलब होता है कि टेबल्स में ऐसे करके ये एक टेबल होता है। अब इसमें कॉलम्स होते हैं। मान लीजिए आईडी का एक कॉलम होता है, नेम का एक कॉलम होता है, और एड्रेस का एक कॉलम होता है। तो एसक्यूएल में चीजें कैसे स्टोर होती हैं? टेबल में स्टोर होती हैं। एसक्यूएल में चीजें कैसे स्टोर होती हैं? टेबल में स्टोर होती हैं। अच्छा, तो अब इसमें रोज होते हैं। अब इसमें रोज होते हैं, जैसे आईडी नंबर 101 और इस आदमी का नाम है प्रत्युष और इसका एड्रेस है बैंगलोर। 102 इस आदमी का नाम है सोहम और इसका एड्रेस है दिल्ली। तो एसक्यूएल में ऐसे टेबल स्टोर होती हैं। वेक्टर डेटाबेस भी एक डेटाबेस है, लेकिन यहां पे टेबल नहीं होता है। यहां पे क्या होता है? कलेक्शंस होता है। क्या होता है? कलेक्शंस होता है। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू में आप क्वाड्रेंट का प्रोजेक्ट दिखा दीजिएगा, लेकिन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्वाड्रेंट आता है ना, बताओ क्या होता है क्वाड्रेंट। तो ऊपर ऊपर से भी आता है कि ऐसे ही खाली कुछ कॉपी कर लिया कोड, इसलिए बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे एसक्यूएल डेटाबेसेस में टेबल्स होता है, इसको रिलेशनल डेटाबेस, जो भी आप ट्रेडिशनल डेटाबेस है ना, उसमें टेबल्स होता है। वेक्टर डेटाबेस में टेबल्स को कलेक्शन बोला जाता है। टेबल को कलेक्शन बोला जाता है। अच्छी बात है। अब यहां वाला टेबल क्या स्टोर करता है? रोज स्टोर करता है। रोज ऑफ टेक्स्ट हो गया, जो भी रोज, टेबल में रोज और कॉलम स्टोर होता है। कलेक्शन क्या स्टोर करता है? कलेक्शन आपका वेक्टर स्टोर करता है। वेक्टर मतलब एरे स्टोर करता है। जो हम लोग ये एम्बेडिंग्स का एरे बनाते हैं ना, 384 साइज का, ये वाला एरे यहां पे स्टोर करता है। ये वाला एरे ये वेक्टर डेटाबेस स्टोर करता है। अच्छा, लेकिन इसको ऐसे सिर्फ वेक्टर स्टोर नहीं करता है। अब जैसे टेबल में वेक्टर तो इसका डेटा है, वेक्टर तो डेटा है जो स्टोर हो रहा है। अब टेबल में हर एक डेटा को रो बोला जाता है। हर एक डेटा को रो बोला जाता है। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कलेक्शन में हर एक रो को समझ लीजिए एक पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंट बोला जाता है। अब इस पॉइंट में 3 चीजें होती हैं प्राइमरीली। क्या होती हैं? 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले इस पॉइंट की आईडी, जो यहां पे आईडी है ना, यही आईडी, मान लीजिए इसका आईडी है 101। ओके। दूसरा, इसका एक्चुअल वेक्टर। इसका एक्चुअल वेक्टर, ये जो 384 या किसी भी साइज का आप एम्बेडिंग बनाए हैं, ये इसका एक्चुअल वेक्टर यहां पे। और तीसरा इसको बोला जाता है पेलोड। इसको क्या बोला जाता है? पेलोड। पेलोड क्या होता है? वेक्टर का जो एक्चुअल डेटा है, जिस डेटा से वेक्टर बना है, वो एक्चुअल डेटा। तो मान लीजिए ये वेक्टर बना है कुछ ऐसे तरह का, 101 -2 -3 -1, जस्ट ऐसे ही बताने के लिए, ये इसका वेक्टर है। लेकिन ये वेक्टर किसी डेटा से बना होगा ना, किसी स्ट्रिंग से या किसी लाइन से बना होगा। वो लाइन क्या थी? मान लीजिए वो लाइन थी कि प्रत्युष इज ए गुड टीचर। क्या? प्रत्युष इज ए गुड टीचर। ये एक्चुअल में लाइन थी जिससे ये वेक्टर बना था। तो एक रो को कलेक्शन में क्या बोलते हैं? एक पॉइंट। एक पॉइंट में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले उस पॉइंट की आईडी,
उसके बाद उस पॉइंट का जो वेक्टर, क्या आपको वेक्टर स्टोर करना है जिसपे कोसाइन सिमिलैरिटी और जिसपे फलाना तमाम तरह की चीज होंगी, और उस वेक्टर का एक्चुअल पेलोड, वो वेक्टर किस डेटा से बना हुआ है, वो वेक्टर का डेटा क्या था, किस डेटा पे आप एम्बेडिंग लगाए कि वो वेक्टर आपको मिला। तो ये तीन चीजें क्वाड्रेंट में स्टोर होती हैं। ये तीनों चीजें लेकिन क्यों स्टोर होती है, आपके मन में आएगा कि खाली वेक्टर का है नहीं, ये पेलोड स्टोर करने का क्या जरूरत है। वो पेलोड स्टोर करने का ये जरूरत है कि मान लीजिए आप अपना रैग सिस्टम बना रहे हैं, आप अपना रैग सिस्टम बना रहे हैं। अब रैग क्या होता है, रिट्रीवल, यस, रिट्रीवल, ऑगमेंटेड, क्या, ऑगमेंटेड और जनरेशन। रैग में तीन स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं, रिट्रीवल, ऑगमेंटेड, जनरेशन। रिट्रीवल का मतलब उसके आपके क्वेरी से मिलता जुलता डेटा रिट्रीव करना नॉलेज बेस से। तो ये कौन करता है, ये तो रिट्रीव वाला फंक्शन करता है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फंक्शन नहीं बनाएंगे, हम लोग अपना पूरा वेक्टर क्वाड्रेंट को भेज देंगे कि तुम स्टोर करो और तुम ही रिट्रीव करके हमको डेटा दे दो। तो अब फॉर एग्जांपल आप क्या किए, आप एक नॉलेज बेस तैयार किए, आप अपना नॉलेज बेस तैयार किए अपने लैपटॉप में। नॉलेज बेस क्या हुआ, मान लीजिए ये 7 लाइन का डेटा है, 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये 5 लाइन का ये सिंपल डॉट टीएक्सटी फाइल है, ये आपका नॉलेज बेस है। अच्छा, उसके बाद आप क्या किए, उसके बाद आप इसको एम्बेडिंग वाले में डाले, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर में। तो अब क्या हुआ, हर एक लाइन क्या बन गया, अपना एक वेक्टर बन गया, हर एक लाइन एक वेक्टर बन गया। कितने साइज का वेक्टर, 384। क्यों, क्योंकि हम लोग वो वाला मिनी एलएलएम मॉडल यूज कर रहे हैं, तो ये वेक्टर बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप बोल रहे हैं कि ये मेरा वेक्टर है, अब इसको हम क्वाड्रेंट में भेजूंगा, इसको हम क्वाड्रेंट में भेजूंगा कि भाई तुम हम इसको स्टोर कर लो। क्वाड्रेंट क्या करेगा, ये वाला वेक्टर लेगा, इसका आईडी मान लीजिए देगा 101 और इस वेक्टर का नाम है v1 और इसका एक्चुअल लाइन भी स्टोर कर लेगा, लाइन 1। इस वेक्टर को कैसे करेगा, 102 v2 और इसका एक्चुअल लाइन, एंड मान लीजिए यहां तक आते आते 105 v5 और लाइन 5। ये क्वाड्रेंट स्टोर कर लिया। हर एक चीज क्या है, हर एक चीज क्या है, इसका एक पॉइंट है, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट में स्टोर हो गया। अब आप अपना रिट्रीवल वाला फंक्शन लिखे और आप बोले कि हम अपने नहीं, हम अपने रिट्रीवल जिससे हम लोग कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं, रिट्रीवल वाला फंक्शन मतलब कॉन्टेक्स्ट वाला फंक्शन, आपके क्वेरी से कौन से टॉप 2 लाइंस मैच कर रही हैं, यही मतलब होता है ना रिट्रीवल का, कि आपके क्वेरी से मिलते जुलते कौन से 2 नॉलेज लाइंस है, यही होता है रिट्रीवल। अब आप अपना रिट्रीवल इस क्वाड्रेंट को भेजे। क्वाड्रेंट क्या करेगा, क्वाड्रेंट 2 चीजें लेगा। क्वाड्रेंट आपकी क्वेरी का वेक्टर लेगा, आपकी क्वेरी का वेक्टर लेगा। उसके बाद क्वाड्रेंट क्या करेगा, आपकी क्वेरी के वेक्टर को इन 5 वेक्टर से कोसाइन सिमिलैरिटी करेगा, एक एक करके नहीं, वो बाद में बताएं कैसे, एक एक करके नहीं करेगा, अच्छे मेथड से करता है, लेकिन इन द कोर, मतलब कोर में क्या कर रहा है क्वाड्रेंट, यही कर रहा है ना, आपके क्वेरी वेक्टर से 5 का कोसाइन सिमिलैरिटी और टॉप 2 सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए कि क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया कि आपके क्वेरी के हिसाब से टॉप 2 वेक्टर्स कौन से हैं, एक v1 है और एक v5 है। अब क्वाड्रेंट को आपको इनको रिटर्न करना है, लेकिन क्वाड्रेंट आपको अगर सिर्फ वेक्टर रिटर्न कर देगा, v1 या v5 रिटर्न कर देगा, तो आप अपने एलएलएम में भेजेंगे क्या, आपको अपने एलएलएम में एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट वाला लाइन भेजना है ना जी, आपको अपने एलएलएम में एक्चुअल नॉलेज का लाइन भेजना है ना, तभी तो एलएलएम उसको पढ़ के आपका क्वेरी का आंसर देगा। आप एलएलएम में अगर वेक्टर भेज दिए, एरे भेज दिए, तो एलएलएम को समझ में नहीं आएगा ना कि ये वेक्टर का क्या करना है। एरे, एलएलएम कोई एरे पढ़ के और थोड़ी जवाब दे देगा कि हमको कितना वेकेशन मिलेगा, उसको आप 2 लाइन दीजिएगा तभी तो उसमें पढ़ेगा। एलएलएम टेक्स्ट बेस्ड है ना, एलएलएम ऐसा, फिर आपको एलएलएम में भी वैसा करना पड़ेगा कि ना अब इस वेक्टर को ऐसे कन्वर्ट करके कुछ कर लो। वो इसीलिए क्वाड्रेंट ये पेलोड भी स्टोर रखता है, इसी पर्पस के लिए कि जब क्वाड्रेंट आपको अपना टॉप 2 रिजल्ट भेज रहा है ना, तो आपको वो दोनों चीजें भेज देगा, आपको आपका वेक्टर भी भेज देगा और उस वेक्टर का एक्चुअल लाइन भी भेज देगा आपको कि ये वेक्टर का एक्चुअल लाइन ये है। एलएलएम में क्या पास करेंगे, वेक्टर नहीं, लाइन, दोनों लाइन पास करेंगे, दोनों लाइन पास करेंगे। एलएलएम में वेक्टर या एरे भेज के क्या होगा, एलएलएम तो टेक्स्ट बेस्ड मशीन है, उसमें लाइन भेजिए असली, इसीलिए क्वाड्रेंट ये काम करता है। तो पूरी चीज समझ में आई कैसे काम करती है, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले क्या किए, अपना नॉलेज का वो बना लिए, अपना नॉलेज का टीएक्सटी फाइल बना लिए। उसके बाद क्या काम किए, एम्बेडिंग मॉडल लगा के सबको एरे में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद क्या किए, सब चीजों को क्वाड्रेंट में अपलोड कर दिए। क्वाड्रेंट उनको स्टोर कैसे कर रहा है, पॉइंट वाइज। पॉइंट में क्या होता है, आईडी होती है, वेक्टर होता है, पेलोड होता है, बहुत अच्छी बात है। एक सिंपल रिट्रीव फंक्शन लिखे, उसमें क्या हुआ, वो भी क्वाड्रेंट को ही भेज दिए अपना क्वेरी वेक्टर। क्वाड्रेंट को क्या बताए, हमको टॉप 2 रिजल्ट दे देना।
क्वाड्रेंट इंटरनली क्या किया, आपका क्वेरी वेक्टर लिया, कोसाइन सिमिलैरिटी चलाया, उसके पास उसके कलेक्शन में जो जो पॉइंट्स थे सब में टॉप 2 वेक्टर्स निकाला और आपको क्या भेज दिया, टॉप 2 वेक्टर्स और उनका पेलोड मतलब और उनका लाइन। आप ये लाइन दोनों लाइन किसको भेज दिए, अपने एलएलएम को भेज दिए। एलएलएम क्या किया, लाइन को पढ़ लिया और आपको आपके क्वेरी का आंसर मिल गया। ये होता है पूरा रैग यूजिंग ए वेक्टर डेटाबेस। अब इसका कोड तो हम आपको आज ही दिखा देंगे लिख के, लेकिन अब इसमें बहुत चीज और बची हुई है। जैसे हम लोग एलएलएम में बहुत सारी ट्यूनिंग सीखे थे ना, एलएलएम में टेम्परेचर सीखे थे और क्या क्या मतलब बहुत सारी चीज सीखे थे ना कि उसका रेस्पॉन्स फॉर्मेट क्या होता है, बहुत सारा पैरामीटर बेसिकली सीखे थे। क्वाड्रेंट में भी बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि इसके क्या क्या पैरामीटर हैं। आप क्वाड्रेंट में बहुत कुछ और कर सकते हैं, आप कैटेगरी कर सकते हैं, आप क्वाड्रेंट में एल्गोरिदम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे होगा। जैसे ये हम बताएं ना कि लाइन बाय लाइन नहीं चेक करता है, वो तो आप भी चेक कर रहे थे। तो क्वाड्रेंट का क्या काम होगा, क्वाड्रेंट एचएनएसडब्ल्यू एक एल्गोरिदम है, उसको यूज कर सकता है, या तो और भी बहुत तरीके की चीजें हैं वो क्वाड्रेंट में हो सकती है। वो सब हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक ही बार में पूरा आपको हम डरा नहीं देना चाहते हैं कि इतना बड़ा। कुल मिला के इन द सिंपल टर्म्स क्वाड्रेंट ये होता है, क्वाड्रेंट ऐसे ही आपके कोड में इंटीग्रेट होता है ये सब। लेकिन कोड में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, सब कुछ सिंटैक्स है, आपको बस सिंटैक्स याद करना है, वो आप देखेंगे कि खुद ब खुद होता जाएगा। आइए बाकी चीजें आपको हम कोड में बता देते हैं, लेकिन दिस इज द इंट्रोडक्शन या कह लीजिए कि रैग सिस्टम कैसे काम करता है अलोंग विथ वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, चलिए आ जाइए कोड में। देखिए कोड पार्ट बाय पार्ट लिखा हुआ है, एज आई सेड कि सिंटैक्स है सब, इसमें कोई अभी कॉन्सेप्ट यूज नहीं, कोई एल्गोरिदम कहीं नहीं यूज हो रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि आपको अपने क्वाड्रेंट में दो चीजें चाहिए। याद कीजिए पहले दिन जब सेटअप कराए थे तो दो चीजें आपको हम बनवाए थे, क्वाड्रेंट का यूआरएल और क्वाड्रेंट का एपीआई की। आपका जो क्वाड्रेंट का उस समय बनाए होंगे ना वो एक्सपायर हो गया होगा, वो मेल आया था ना कि डिलीट हो गया है, नहीं यूज करिए डिलीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, उस दिन जो काम किए थे सेम काम करना है, क्वाड्रेंट के क्लाउड क्लस्टर पे चले जाना है, क्वाड्रेंट के क्लाउड क्लस्टर पे चले जाना है और आप अपना क्लस्टर आईडी और अपना एपीआई की हम आपको दिखा देते हैं, रुकिए हम आपको अभी दिखा देते हैं। ये देखिए उसी वाले वेबसाइट पे चले जाना है, एक और क्लस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपके क्लस्टर का एंड पॉइंट, ठीक है, और आपके क्लस्टर का जो एपीआई है वो उसी समय आपको जैसे क्लस्टर उस समय दिखा था वहां दिख जाएगा। उन दोनों को कहां पे पेस्ट कर देना है, अपने ईएनवी फाइल में। ईएनवी फाइल में कैसे, क्वाड्रेंट का यूआरएल और क्वाड्रेंट का एपीआई की, क्वाड्रेंट का यूआरएल और क्वाड्रेंट का एपीआई की। ये देखिए यूआरएल आपका इस तरीके से एंड पॉइंट, हाँ ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा और वो आपका एपीआई की हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वो काम अपना कर लीजिएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। और उसके बाद इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यूवी एड में आपको यूवी एड में ये सारी चीजें चाहिए। देखिए यूवी एड, बाकी सब तो सेम है, ग्रॉक सेम है, python.env सेम है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर सेम है काई की एम्बेडिंग के लिए चाहिए, और आपको क्वाड्रेंट क्लाइंट QDRANT क्लाइंट ये आपको ऐड कर लेना है। तो हम ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं तो हमको बोलेगा कि ठीक है आप ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये सारी चीजें इंपोर्ट करनी है। इसमें नई चीजें कौन इंपोर्ट हुई है, ये देखिए सबसे पहले तो क्वाड्रेंट क्लाइंट से क्वाड्रेंट ये वाला क्लाइंट ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है। और आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है, डिस्टेंस, वेक्टर पैरामीटर्स और पॉइंट स्ट्रक्चर। डिस्टेंस क्यों, कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए। पॉइंट स्ट्रक्चर का है, पॉइंट बनाने के लिए, जो पॉइंट बनेगा वो इससे बनेगा, समझ में आती है। और बाकी सेम है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर से सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, ग्रॉक से ग्रॉक। सबसे पहले अपना वेरिएबल्स बना के रख लीजिए, कौन कौन से, ग्रॉक एपीआई की जैसा आप बनाते थे, और क्वाड्रेंट यूआरएल और क्वाड्रेंट एपीआई की ये भी बना के रख लीजिए। उसके बाद जैसे हम लोग ग्रॉक से कनेक्शन के लिए क्लाइंट बनाते थे वैसे ही आप क्वाड्रेंट से कनेक्शन के लिए भी क्लाइंट बनाएंगे। कैसे, क्लाइंट इज इक्वल टू ये यूआरएल में अपना क्यूड्रिएंट यूआरएल दे दिए और एपीआई की में अपनी एपीआई की दे दिए और प्रिंट कर दिए कि भैया आई एम कनेक्टेड टू क्वाड्रेंट क्लाउड। तो जैसे ग्रॉक में कनेक्शन था वैसे ही यहां भी कनेक्शन है। ग्रॉक में भी यही होता था ना, ग्रॉक में भी देखिए, ग्रॉक में भी ऐसे ही तो कनेक्ट करते थे, ग्रॉक इज इक्वल क्लाइंट इज इक्वल टू ग्रॉक, एपीआई इज इक्वल टू माई की। यहां भी एग्जैक्टली सेम तरीके से आप अपना क्लाइंट बना लिए। किसका क्लाइंट, क्वाड्रेंट का क्लाइंट। अलग अलग है, एलएलएम का क्लाइंट अलग, क्वाड्रेंट का अलग। ओके, अब हम लोग क्वाड्रेंट में कलेक्शन बनाएंगे। हम बोले ना क्वाड्रेंट में टेबल को कलेक्शन बोला जाता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हम अपने कलेक्शन नेम में दे दिए नॉलेज। एम्बेडिंग साइज 384, क्यों, क्योंकि आप कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज करिएगा, मिनी एलएलएम वाला। कितने साइज का एरे बनाएगा, 384 साइज का। तो यहां पे अपना एम्बेडिंग साइज दे दिए। उसके बाद क्या है कि डिलीट कलेक्शन इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब मान लीजिए आप कभी पहले चलाए थे, वो नॉलेज नाम का कलेक्शन बन गया था, वहां कुछ होगा,
उसको हटा दो, फिर से बना दो। मतलब ये प्रोग्राम अगर बार बार रन करेंगे आप, तो हो सकता है कि एक बार नॉलेज बनाए, फिर आप रन कर रहे हैं तो फिर नॉलेज, वैसे वो सब नहीं। अगर इसका मतलब क्या है ना कि अगर वो कलेक्शन, मतलब अगर वो टेबल, अगर वो डेटा ऑलरेडी है क्वाड्रेंट के पास, उसको डिलीट कर दो, फिर से बनाओ। अच्छा, डिलीट होने के बाद कलेक्शन क्रिएट करो। कैसे करेंगे? क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट? आपके क्वाड्रेंट वाला क्लाइंट जो यहां बना था। उसके बाद क्रिएट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन में क्या क्या पास करना है? आपको कलेक्शन नेम पास करना है। कौन सा कलेक्शन नेम? नॉलेज। उसके बाद आपको वेक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन, वेक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको वेक्टर पैरामीटर्स में क्या पास करना है? दो चीजें। साइज इज इक्वल टू एम्बेडिंग साइज 384। आप कितने साइज का वेक्टर अपलोड करना चाहते हैं? 384 साइज का करना चाहते हैं, यहां लिख दीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस डॉट कोसाइन। आप जो सिमिलैरिटी निकालना चाहते हैं उसमें क्या निकालना चाहते हैं? कोसाइन सिमिलैरिटी। वेक्टर की सिमिलैरिटी निकालने का हम बोले ना कि एल्गोरिथम तो बहुत सारा हो सकता है। एक सिंपल मेथड हो सकता है कि दो वेक्टर सिमिलर है कि नहीं, ये तो हो सकता है कि ये कर दो, गुना का मतलब सब्ट्रैक्शन कर दो दोनों में और वो ले लो, वो भी एक एल्गोरिथम है। कोसाइन एक एल्गोरिथम है। हम आपको बताया था ना क्या होता है। देखिए ग्राफ पेपर में एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालता है, बोलता है कि ठीक है जी थोड़ा ही है। अब मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे है, तो ये बोलता है कि साला पूरा 90 डिग्री पूरा जीरो है, तो दोनों का एंगल cos 90 कितना होता है? जीरो होता है, तो वो होता है। तो कोसाइन क्या है? एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम आप चाहते हैं कि आपका क्वाड्रेंट यूज करे जब सिमिलैरिटी निकालनी हो? कोसाइन एल्गोरिथम। इस स्टेप के बाद क्या हो गया? आपका एक कलेक्शन बनके तैयार हो गया। उसमें कोई डेटा नहीं है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है अभी। कलेक्शन बनके, जैसे एसक्यूएल में होता है ना, क्रिएट टेबल XYZ, तो टेबल बन जाता है। डेटा नहीं गया है, डेटा के लिए तो इंसर्ट करना पड़ेगा। टेबल बन गया है, तो आपका भी इसके बाद ये बन गया है, क्या बोलते हैं? कलेक्शन। किस नाम का? नॉलेज नाम का। ओके, अब नॉलेज, लोड आर नॉलेज। तो सबसे पहले तो एक नॉलेज डॉट टीएक्सटी बना लीजिए। इसमें हम देखिए जो हम लोग लाइन पिछले बार लिखे थे फुल रैग में, फुल रैग में भी यही नॉलेज था, यही उठा के हम किसमें पेस्ट कर दिए? नॉलेज डॉट टीएक्सटी में। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है। सिंपल क्या है? टेक्स्ट फाइल। आपको जितने लाइन यहां पेस्ट करना है उतना लाइन यहां पे पेस्ट कर दीजिए। जितना आप चाहते हैं कि आपके नॉलेज बेस में इंक्लूडेड हो सब यहां पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, लोड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो नॉलेज डॉट टीएक्सटी को खोलेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे फाइल्स। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बनाने का क्या मतलब है कि ये एक एरे बना देगा। ये क्या करेगा ना, एरे बना देगा ऐसा। ये एक ऐसा करके एरे बना देगा। यहां पे होगा लाइन 1 ऐसा करके, फिर यहां पे होगा लाइन 2 ऐसा करके, फिर यहां पे होगा लाइन 3 ऐसा करके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना देगा। अच्छा, तो ये क्या किया? आपके नॉलेज डॉट टेक्स्ट को पढ़ा और डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर यहां था ना, जो स्ट्रक्चर यहां था वही वो बना दिया, वही वो बना दिया। आपको अलग से ऐसा स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखिए, पाइथन उसको इस तरीके के लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अच्छी बात है। उसके बाद क्या करें? एम्बेडिंग बनाइए, जैसे पिछले बार बनाए थे। अब तो सब सेम हो गया ना। जब आप पिछला प्रोग्राम बनाए थे तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स वाला लिस्ट आपके पाइथन प्रोग्राम में था। यहां पे क्या हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट वाला लिस्ट आप बनवा लिए फाइल हैंडलिंग से, तो अब आपके पास वो डॉक्यूमेंट है। अब आप क्या करिएगा? एम्बेडिंग बनाइए। क्या बनाइए? एम्बेडिंग बनाइए। मॉडल, कौन सा मॉडल? ये वाला मॉडल। ये कितने साइज का वेक्टर प्रोड्यूस करेगा? 384 साइज का वेक्टर प्रोड्यूस करेगा जी। उसके बाद एम्बेडिंग्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट इनकोड डॉक्यूमेंट्स। हर एक लाइन का एक एम्बेडिंग। तो आपके पास अगर 6 लाइन है तो 6 एरे आपके पास बनके तैयार हो गया है। वेरी गुड। तो यहां तक क्या क्या हो गया है? क्वाड्रेंट में कलेक्शन बन गया है, एरे रेडी है आपके नॉलेज बेस का। अच्छा, अब क्रिएट क्वाड्रेंट पॉइंट्स। क्रिएट क्वाड्रेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होता है? आईडी, वेक्टर एंड पेलोड। अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है? एम्बेडिंग्स के हर एक एरे में जा रहे हैं, मतलब एम्बेडिंग में 6 एरे है, हर एक एरे के ऊपर लूप हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट स्ट्रक्ट। पॉइंट में सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा? आईडी। आईडी इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो फॉर एग्जाम्पल आई यहां पे 0 है, तो सबसे पहला आईडी क्या बनेगा? आईडी इज इक्वल टू 1। वेक्टर इज इक्वल टू एम्बेडिंग डॉट टू लिस्ट। कौन सा? जो वेक्टर यहां है वो वेक्टर हो गया। पेलोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स आई, मतलब कि मान लीजिए आप इस लाइन पे हैं तो इसका जो वेक्टर है वो तो गया ही, लेकिन ये एक्चुअल लाइन वो आपके डॉक्यूमेंट से उठा के। तो पॉइंट में कितने चीजें? आईडी, वेक्टर एंड पेलोड। ये बन गया आपका एक सिंगल पॉइंट। अब आप क्या करेंगे? पॉइंट्स डॉट अपेंड पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट्स, एरे ऑफ पॉइंट्स। अब आप क्या किए? सारे 6 वेक्टर को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए और सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट्स लिस्ट में स्टोर कर लिए। आपके हर एक पॉइंट में आईडी 1 के साथ वेक्टर 1 लाइन 1, आईडी 2 के साथ वेक्टर 2 लाइन 2, ये बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को अपलोड करेंगे क्वाड्रेंट को। क्या करेंगे? अपलोड करेंगे क्वाड्रेंट को।
क्लाइंट डॉट अपसर्ट। अपसर्ट का मतलब क्या है? अपसर्ट का मतलब होता है अपलोड प्लस इंसर्ट। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपके टेबल में, अगर आपके कलेक्शन में ये फलाना पॉइंट ऑलरेडी है, कुछ मत करो। कैसे पता चलेगा? आईडी से पता चल जाएगा। अगर आपके कलेक्शन में ये फलाना पॉइंट नहीं है तो इंसर्ट कर दो। तो जैसे इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट कर दो। और अपलोड क्या होता है? अपलोड करो। तो ये क्या बोलता है? ये दोनों को मिला दिया है, अपसर्ट कर दिया है। अपसर्ट का मतलब अगर वो पॉइंट है कुछ मत करो, अगर पॉइंट नहीं है डाल दो। कैसे होगा? किस कलेक्शन में डालना है? नॉलेज के कलेक्शन में। कौन सा? पॉइंट्स इज इक्वल टू पॉइंट्स, मतलब सारे पॉइंट्स को उठा के वहां पे डाल दो। आपका डेटा कहां अपलोड हो गया? क्वाड्रेंट में आपका डेटा अपलोड हो गया। अब हम लोग सर्च का फंक्शन लिखेंगे, रिट्रीवल। रिट्रीवल जो पिछले बार लिखे थे अपने, हम लोग पिछले बार अपने ही कोसाइन सिमिलरिटी निकाल रहे थे। अपने नहीं करना है, क्वाड्रेंट से पूछना है। कैसे पूछना है? डेफ सर्च। सर्च में क्या पास होगा? क्वेरी और टॉप के। आपको कितनी टॉप रिजल्ट चाहिए? आपके क्वेरी से मिलती जुलती कितनी चीजें चाहिए? तो हमको बोले हमको जी 3 टॉप वाले सेंटेंसेस चाहिए। अच्छा, लेकिन क्वाड्रेंट को कैसे बताएंगे? क्वाड्रेंट को बताएंगे, देखिए सबसे पहले तो क्वेरी वेक्टर। क्वेरी वेक्टर मतलब आपके क्वेरी को भी बना दीजिए एरे। क्वेरी जब एरे होगा तभी तो एरे विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट एरे। क्वेरी को तो आप एरे अगेंस्ट कर नहीं सकते हैं। सबसे पहली काम क्वेरी का वेक्टर बना लिए। अच्छा जी, अब रिजल्ट्स इज इक्वल टू सर्च क्वाड्रेंट। सर्च क्वाड्रेंट कैसे करेंगे? क्लाइंट डॉट क्वेरी पॉइंट्स। क्वेरी पॉइंट्स मतलब कि भाई ये क्वेरी के लिए, ये जो एक क्वेरी का वेक्टर है इससे मिलता जुलता टॉप 3 पॉइंट कौन कौन से हैं तुम्हारे पास? इसमें क्या क्या पास करेंगे? कलेक्शन नेम। कौन सा कलेक्शन? नॉलेज कलेक्शन। क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी वेक्टर। किसके लिए? इस क्वेरी वेक्टर के लिए। लिमिट। लिमिट मतलब टॉप के हमको 3 रिजल्ट चाहिए, शुरू के 3 रिजल्ट। और विथ पेलोड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो भी तुम रिटर्न करोगे वो विथ पेलोड करना, सिर्फ वेक्टर मत रिटर्न करना, उसका पेलोड, उसका एक्चुअल लाइन भी हमको रिटर्न कर देना ताकि हम उसको एलएलएम में भेज पाए। ये आप करेंगे, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट में टॉप 3 वेक्टर और टॉप 3 उनके पेलोड भी मिल जाएंगे। अब तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप इसको सर्च कर लीजिए। क्वेरी लिखिए, रिजल्ट इज इक्वल टू सर्च कीजिए। अब हर एक रिजल्ट्स में 3 रिजल्ट आए होंगे। अब इसका क्या करिए? हम लोग इसका सबसे पहले स्कोर प्रिंट करेंगे। स्कोर मतलब कोसाइन सिमिलरिटी का स्कोर। जितना ज्यादा स्कोर मतलब उतना अच्छा मैचेस। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट डॉट पेलोड। रिजल्ट डॉट पेलोड का टेक्स्ट। रिजल्ट डॉट पेलोड का टेक्स्ट, क्योंकि हमारा पूरा नॉलेज टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ओके, अब क्या करेंगे? अब अपना आस्क एलएलएम लिख देंगे। ग्रॉक का क्लाइंट बनाएंगे, आस्क एलएलएम लिख देंगे। आस्क एलएलएम में 2 चीजें पास करनी है, क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कहां से आएगा? क्वाड्रेंट सर्च से। क्वेश्चन आपका क्वेरी हो जाएगा। इसको बोलेंगे कि भैया ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो और उसी के हिसाब से हमको आंसर दे देना। मॉडल यहां पे लिख दिए हैं। अब कंप्लीट रैग पाइपलाइन क्या होगा इसमें? क्वेश्चन पूछिए, रिजल्ट्स निकालिए, कॉन्टेक्स्ट निकालिए। कॉन्टेक्स्ट कैसे? रिजल्ट के पेलोड से अपना रिजल्ट निकाल लीजिए और क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट को एलएलएम में पास कर दीजिए और फाइनल आंसर प्रिंट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एंड टू एंड पाइपलाइन। इसको देखिए, रन करके देख लें। इसको आइए रन करें, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। 14-15 मिनट लगातार बोले हैं। ठीक है, देखिए सब सब आपको दिख रहा है ना? देखिए सबसे पहले कनेक्टेड टू क्वाड्रेंट क्लाउड, उसके बाद कलेक्ट, हम इसको ऑलरेडी रन कर चुके हैं तो उसके पास ऑलरेडी नॉलेज था, डिलीट कर दिया। क्रिएटेड, अब उसको नया क्रिएट किया, अब नया में उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद वेक्टर साइज इसका 384, इसका डिस्टेंस मेथड कोसाइन है। अच्छा जी, उसके बाद 6 डॉक्यूमेंट लोड कर लिया। कहां से? knowledge.txt पढ़ के। उसके बाद सबका एम्बेडिंग बना लिया, फिर सारे डॉक्यूमेंट को क्वाड्रेंट में अपलोड कर दिया। कैसे कैसे? पॉइंट बना बना के। अब देखिए सर्च रिजल्ट्स, हम लोग का क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी वेकेशन डेज डू आई गेट? सर्च में सबसे पहले क्या आया? 0.480 स्कोर के साथ एम्प्लॉयज रिसीव 24 डेज ऑफ पेड लीव पर ईयर। ये देखिए, ये सबसे अच्छा है रिजल्ट। हाँ जी, दूसरा रिजल्ट क्या आया? मंडे एंड फ्राइडे ऑप्शनल वर्क फ्रॉम होम डेज। ये रिलेटेड नहीं है। एम्प्लॉयज हैव ए 90 डे नोटिस पीरियड, ये भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम लोग मांगे थे कि हमको 3 दो, दे दिया। इन्हीं का स्कोर है, इन्हीं का स्कोर। आप देखेंगे कि इस लाइन का स्कोर 0.41 है जो कि इससे कम है। इस लाइन का स्कोर 0.3 है जो कि इससे कम है। मतलब सबसे अच्छा लाइन कौन सा है? सबसे अच्छा लाइन तो ये है। उसके बाद इसको अपने एलएलएम में भेज दिए। एलएलएम हमको फाइनल आंसर क्या दिया? यू रिसीव 24 डेज ऑफ पेड लीव पर ईयर। तो फुल एंड टू एंड रैग समझ में आया कि नहीं आया? ये है, दिस इज हाउ यू यूज क्वाड्रेंट इन योर प्रोग्राम। तो आप इसको क्वाड्रेंट को यूज करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए,
नॉलेज बेस चाहिए, आपको नॉलेज बेस अपलोड करना है, आपको कितना टॉप रिजल्ट चाहिए, ये सब आप क्वाड्रेंट के सुपुर्द कर दीजिए कि भैया तुम करके हमको बताना। इसमें आप नोटिस कीजिए ना हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी का प्रोग्राम लिखे, ना हम लोग दिखे कि हर एक वेक्टर पे जाना है, नहीं, कुछ नहीं करना है, हर एक वेक्टर को खाली अपलोड कर देना है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, अभी अगर हम कंप्यूटर बंद भी कर दें, क्वाड्रेंट में आपका डेटा स्टोर है, आप अगला प्रोग्राम लिख के सेम डेटा को क्वेरी कर सकते हैं, सेम कलेक्शन को, वो आपको आंसर दे देगा। तो क्वाड्रेंट आपका डेटा रखेगा, मेरा बिजली चला जाए, मेरा लैपटॉप टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्वाड्रेंट, तो परसिस्टेंस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सारे वेक्टर को हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरे लैपटॉप पे तो स्टोर नहीं हो रहा है, मेमोरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टाइम कम लग रहा है, हर एक वेक्टर वैसे वैसे करके सर्च नहीं होता है, क्वाड्रेंट अच्छा एल्गोरिथम यूज करता है, तो टाइम वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो कैसे तीनों प्रॉब्लम एक क्वाड्रेंट यूज करके सॉल्व हो गई। तो जाइए इसको ट्राई कीजिए, कल आपको हम बताएंगे कि क्वाड्रेंट का एल्गोरिथम वगैरह और क्वाड्रेंट में क्या क्या हम लोग और इंप्रूवमेंट, ट्यूनिंग्स क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपको हम एक प्रोजेक्ट बताएंगे जिसको आप बनाएंगे फुली रैग विथ क्वाड्रेंट विथ ऑल द पैरामीटर्स विथ ए लार्ज नॉलेज बेस। वो हम आपको प्रोजेक्ट आपको इसके बाद बताएंगे, उसके बाद विक्ट्री हो जाएगा, खत्म, मतलब आधा कोर्स हो जाएगा उसके बाद खत्म, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया बताइएगा। क्वाड्रेंट यूआरएल वगैरह ध्यान से अपडेट कर दीजिएगा, पहले दिन वाले आपका एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। चलिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद देखने।